हम सब जानते हैं कि योरुची वो पहला इंसान था जिसने ब्रीथिंग टेक्निक यूज की थी और वो एक सन ब्रीदर था। वैसे तो डीमन स्लेयर में हमें डिफरेंट टाइप्स के ब्रीथिंग टेक्निक्स देखने मिली है, तो आपके मन में यह सवाल कभी ना कभी आया ही होगा कि बाकी बचे ब्रीथिंग टेक्निक्स किसने और कब बनाई और इनका योरुची के साथ क्या ताल्लुक रहा होगा। तो आज हम उसी मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ डीमन स्लेयर यानी ब्रीथिंग टेक्निक के बारे में जानेंगे, उसका पूरा इतिहास और योरुची का भी, उसने कैसे ब्रीथिंग टेक्निक बनाई और उसे सेंगोकू एरा से लेकर ताइशो एरा तक नेक्स्ट जनरेशन टू जनरेशन कैसे पास ऑन की। तो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसके ओरिजिन से। ब्रीथिंग टेक्निक की हिस्ट्री स्टार्ट होती है योरुची सुगीकोनी से, जो डीमन स्लेयर हिस्ट्री का सबसे पावरफुल स्लेयर था। मेन स्टोरी के लगभग 500 साल पहले यानी सेंगोकू एरा के टाइम में योरुची जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट के साथ पैदा हुआ था और उसके पास जन्म से ही डीमन स्लेयर मार्क भी था, और उसी ने ही पहली ब्रीथिंग स्टाइल बनाई द सन ब्रीथिंग, जिसे बाद में हिनोकामी कागुरा भी कहा गया। ये टेक्निक सूरज के पावर से इंस्पायर्ड थी और उसे डिजाइन किया गया था डीमन के सुपरनेचुरल पावर से लड़ने के लिए, क्योंकि डीमंस को सनलाइट से ही सबसे ज्यादा नुकसान होता था। सन ब्रीथिंग सभी दूसरे ब्रीथिंग स्टाइल का फाउंडेशन है और उसमें कुल 13 फॉर्म्स है। इसके 12 फॉर्म्स को अगर बार बार रिपीटेडली यूज किया गया तो इसका बनता है सबसे पावरफुल मूव 13 फॉर्म। ये ब्रीथिंग स्टाइल इतनी पावरफुल थी कि उसने इसकी मदद से द डीमन किंग मुजान को ऑलमोस्ट मार ही दिया था। वो चाहता तो पूरे दुनिया पर राज कर सकता था, पर बचपन से योरुची एक सिंपल लाइफ जीना चाहता था। उसे लड़ाई झगड़ा कभी पसंद नहीं था। बचपन में अपनी माँ की मौत के बाद उसने अपना घर भी छोड़ दिया। अपना घर छोड़ने के कुछ समय बाद उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है। मुलाकात प्यार में बदलती है और प्यार शादी में। शायद योरुची अब अपनी मन जैसी लाइफ जी रहा था। कुछ साल अपने मन जैसी लाइफ जीने के बाद एक दिन योरुची अपने प्रेग्नेंट वाइफ के इलाज के लिए पास के गांव से एक डॉक्टर को लाने जाता है, पर योरुची के गैर मौजूदगी में उसके घर पर एक डीमन अटैक करता है और उसके प्रेग्नेंट वाइफ को मार देता है। इससे योरुची अंदर ही अंदर से बहुत टूट जाता है। ये इंसिडेंट होने से शांति में जीने वाला योरुची अब डीमन स्लेयर बनने की ठान लेता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि डीमंस की वजह से कोई और अपनी फैमिलीज को गवा दे। वो दुनिया के हर एक डीमंस को मार देना चाहता था और इसी इरादे से वो डीमन स्लेयर कॉर्प्स ज्वाइन कर लेता है। योरुची वहाँ जाते ही देखता है कि डीमन स्लेयर के पास कोई ब्रीथिंग स्टाइल नहीं है। वहाँ के सभी स्लेयर्स बहुत कमजोर थे। जब भी वो सिर्फ अपने तलवारों के साथ डीमन से लड़ते थे तो उससे उन्हें बहुत नुकसान उठाना पड़ता था। इसीलिए वो वहाँ के सभी स्लेयर्स को अपनी तरह स्ट्रॉन्ग बनाने की सोचता है और उन्हें अपनी सन ब्रीथिंग सिखाना स्टार्ट करता है। लेकिन बाकी स्लेयर्स सन ब्रीथिंग को मास्टर नहीं कर पाए, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स और फिजिकली डिमांडिंग थी। ये सब देखकर योरुची ने इस टेक्निक को एडॉप्ट किया हर एक स्टूडेंट के स्ट्रेंथ के हिसाब से, जिसे बनाए गए 5 फाउंडेशनल ब्रीथिंग स्टाइल्स, जैसे कि वाटर, फ्लेम, थंडर, विंड और स्टोन। ये स्टाइल उनके स्टूडेंट के एबिलिटी के अकॉर्डिंग डिजाइन किए गए थे, जिससे वो इजीली सीख सके और फिर भी कॉम्बैट में इफेक्टिव रहे। इन 5 फाउंडेशनल टेक्निक के अलावा भी एक और ब्रीथिंग स्टाइल एग्जिस्ट करती थी, द मून ब्रीथिंग। इसका सिर्फ एक ही यूजर था, तो उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। द मून ब्रीथिंग। योरुची का ट्विन ब्रदर मिचिकात्सु सुगीकोनी ने भी सन ब्रीथिंग सीखने की कोशिश की, लेकिन वो उसे मास्टर नहीं कर पाया। इसके बजाय उसने बनाई द मून ब्रीथिंग, जो सन ब्रीथिंग का ही एक वेरिएंट था, लेकिन उसमें अपना एक अलग स्टाइल था। इसमें आधे चांद जैसे शेप के अटैक पे ज्यादा फोकस था। डीमन बनने के बाद उसने अपना नाम कोकिशुगो रख लिया और वो मुजान के अंदर अपर मून 1 डीमन बन गया। डीमन बनते ही उसने अपने ब्रीथिंग स्टाइल को अपने ब्लड डीमन आर्ट के साथ इनहांस कर लिया, जिससे ब्रीथिंग स्टाइल 16th फॉर्म तक एक्सपैंड हो गई। और ये ब्रीथिंग टेक्निक किसी भी टेक्निक से सबसे ज्यादा पावर और फॉर्म्स होल्ड करती है, सिवाय सन ब्रीथिंग के। ये टेक्निक एक डिमोनिक टेक्निक बन गई थी, जो ह्यूमन डीमन स्लेयर के लिए यूज करना नामुमकिन था, क्योंकि कोकिशिमा ने इसे 500 साल कड़ी ट्रेनिंग करके नेक्स्ट लेवल तक इनहांस किया था। तो हमने यहाँ तक देख लिया सन ब्रीथिंग, मून ब्रीथिंग और सन ब्रीथिंग के 5 फाउंडेशनल फॉर्म्स, जो थे वाटर, थंडर, स्टोन, विंड और फ्लेम ब्रीथिंग। टाइम के साथ ये 5 फाउंडेशनल ब्रीथिंग स्टाइल भी और इवॉल्व होकर ज्यादा ब्रांचेस में डिवाइड हो गए, जैसे जैसे डीमन स्लेयर ने उनको अपनी अपनी नीड्स, पर्सनैलिटी और फिजिकल स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग अडॉप्ट किया। सेंगोकू एरा से लेकर ताइशो एरा तक इसके कुल 14 फॉर्म्स यूज में थे, जिनका अपना यूनिक स्टाइल और फीचर था। तो उन 5 फाउंडेशनल स्टाइल के साथ साथ उनके इवॉल्व वर्जन का भी एक एक कर ओवरव्यू करते हैं। Water breathing. The 11th form. Dead calm. वाटर ब्रीथिंग इसे योरुची के एक स्टूडेंट ने बनाया था। ये स्टाइल वाटर फ्लो को कॉपी करती है। ये ब्रीथिंग स्टाइल सभी स्लेयर्स को सीखने के लिए बहुत आसान थी, इसीलिए ये मोस्ट कॉमन ब्रीथिंग स्टाइल बन गई। इसके नोटेबल यूजर्स थे मास्टर ओरोकोडाकी, साबितो, ग्यू तोमियोका, तांजिरो। इसके कुल 10th फॉर्म थे। बाद में ग्यू ने इसका 11th फॉर्म बनाया, जिसका नाम उसने डेड काम रखा, जो सिर्फ उसी तक सीमित था। Flame breathing. Second form. Rising scorching sun. फ्लेम ब्रीथिंग ये सन ब्रीथिंग से काफी मेल खाता है और इसमें पावरफुल बर्निंग स्ट्राइक पर ज्यादा फोकस होता है। ये मेनली रेंगोकू की फैमिली के थ्रू पास ऑन हो रहा था, जिसमें से क्यूजिरो रेंगोकू इसका एक मेन यूजर था। वैसे तो इस ब्रीथिंग स्टाइल में 8 फॉर्म्स थे, लेकिन इसका बाद में एक 9th फॉर्म भी बनाया गया रेंगोकू क्यूजिरो द्वारा, और उस फॉर्म का नाम भी रेंगोकू था। बाय द वे, कभी मित्सुरी ने भी फ्लेम ब्रीथिंग यूज करी थी। थंडर ब्रीथिंग। Thunder breathing. First form. Thunderclap and flash.
थंडर ब्रीदिंग, ये सुपर फास्ट लाइटनिंग मूवमेंट के लिए लेग स्ट्रेंथ पर फोकस करता है। साथ ही साथ ये टेक्निक स्पीड बेस्ड कॉम्बैट के लिए डेवलप की गई थी। इसके यूजर जेनित्सु आगात्सुमा और उसके मास्टर जिगुरु ने इसके फॉर्म्स को मास्टर किया था। इसमें कुल 6 फॉर्म है और बाद में जेनित्सु ने इसका एक 7th फॉर्म बनाया था, जिसे वो फ्लेमिंग थंडर गॉड कहता है। थंडर ब्रीदिंग का एक और यूजर था जिसका नाम काइगागु था। आपको पता ही होगा कि बाद में काइगागु डीमन बन जाता है और वो अपने थंडर ब्रीदिंग को अपने ब्लड डीमन आर्ट के साथ मिलाकर उसे और भी ज्यादा पावरफुल बना देता है। विंड ब्रीदिंग, Wind breathing. Second form. ये एग्रेसिव साइक्लोन लाइक अटैक के लिए जाना जाता है और ऑफेंसिव कॉम्बैट के लिए यूज होता है। ताइशेरा में सेनिमी शिनोजुकावा इसका एक मेन यूजर है। इसमें कुल 9 फॉर्म है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मिस्ट ब्रीदिंग और बीस्ट ब्रीदिंग विंड ब्रीदिंग का एक पार्ट है। नेक्स्ट, Stone breathing, third form. Stone skin. स्टोन ब्रीदिंग। स्टोन ब्रीदिंग एक डिफेंसिव और डेवेस्टेटिंग स्टाइल है जिसमें ग्राउंड का यूज करके पावरफुल अटैक के साथ साथ डिफेंस बनाया जाता है। इस स्टाइल का प्राइमरी यूजर है ग्योमे, जो करंट टाइम का सबसे ज्यादा पावरफुल हाशिरा है। इसमें कुल 5 फॉर्म है। तो ये तो हमने जान लिया कि 5 फाउंडेशनल स्टाइल क्या करते हैं। अब हम जानेंगे कि इन फाउंडेशनल स्टाइल्स के भी कुछ वेरिएंट्स है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव स्टाइल, फ्लावर ब्रीदिंग। फ्लावर ब्रीदिंग, ये वाटर ब्रीदिंग का एक ऑफ शॉट है जो ग्रेसफुल और फ्लोइंग मूवमेंट पर बेस है। कनाई कोचो और कनाव इसके मेन यूजर्स है। इसका ओरिजिन क्लियर नहीं है बट लाइकली ताइशेरा से इसका जन्म हुआ है। इसके कुल 7 फॉर्म है बट सीरीज में हमें सिर्फ 5 फॉर्म दिखाए गए हैं, इंक्लूडिंग हिज फाइनल फॉर्म वर्मिलियन आई। ये फॉर्म इतना ताकतवर होता है कि इसका चलाने वाला अपने खुद की आंखें गवा देता है। सॉरी फॉर द स्पॉइलर बट कनाव अपनी आंखें गवाने वाली है इन्फिनिटी कैसल के मूवी में। Insect breathing, butterfly dance, and caprice. इंसेक्ट ब्रीदिंग, इसे शिनोबु कोचो ने वाटर ब्रीदिंग से डेवलप किया है। इस ब्रीदिंग में डीमन को मारने के लिए जहर का यूज किया जाता है जो इंसेक्ट मूवमेंट को मिमिक करता है। ये रिसेंटली क्रिएट हुआ ब्रीदिंग स्टाइल है। स्पेशली शिनोबु कोचो के लिए उसके फिजिकल एबिलिटी और स्ट्रेंथ और शॉर्टेज को देखकर इसे बनाया गया है। इसमें सबसे कम 4 फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट, Serpent breathing, fifth form. सर्पेंट ब्रीदिंग, इस स्टाइल को ओबना इगुरु ने बनाया है। एक और वाटर ब्रीदिंग से निकली हुई टेक्निक। ये स्नेक के टेढ़े मेढ़े मूवमेंट को कॉपी करता है अपने फ्लेक्सिबल स्वॉर्ड के थ्रू। इसमें कुल 5 फॉर्म है। नेक्स्ट, Love breathing, second form. Love bangs. लो ब्रीदिंग, इसे ओबना की गर्लफ्रेंड मित्सुरी कानरोजी ने फ्लेम ब्रीदिंग से डेवलप किया है। इसमें लहराते हुए अटैक किया जाता है जो मित्सुरी की फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ के साथ सूट करता है। ये रिसेंटली बनाई गई टेक्निक है, एक पर्सनल स्टाइल जो खुद मित्सुरी ने फ्लूट डीमन से लड़ते हुए बनाई थी अपने फ्लेम ब्रीदिंग से। Sound breathing, fifth form. साउंड ब्रीदिंग, साउंड ब्रीदिंग को उजुई टेंगेन ने थंडर ब्रीदिंग से इन्वेंट किया था। इसमें धमाकेदार साउंड बेस रिफ्लेक्सेस का यूज होता है। इस ब्रीदिंग टेक्निक में उजुई टेंगेन ड्यूल लिस्टरिंग स्वॉर्ड को एक चेन की मदद से बांधता है और उसे एक नान चाकू जैसा यूज करता है। ये एक मॉडर्न स्टाइल है जिसमें 5 फॉर्म्स होते हैं। नेक्स्ट, Mist breathing. Fifth form. मिस्ट ब्रीदिंग, ये विंड ब्रीदिंग की एक शाखा है जिसमें यूज किए जाने वाले मूव्स कोरे को रिप्रेजेंट करते हैं। तोकितो मुइचिरो इसका एक मेन यूजर है। इसका क्रिएटर पॉसिबली सेंगोकू एरा से बिलोंग करता था। इसमें कुल 6 फॉर्म हुआ करते थे। बाद में तोकितो मुइचिरो ने इसका 7th फॉर्म इन्वेंट किया जिसका नाम कुछ ऐसा था। लास्ट, Beast breathing, seventh form. Spatial awareness. बीस्ट ब्रीदिंग, बीस्ट ब्रीदिंग को हमारे लॉर्ड यूनोस्के ने अपने खुद के सोच से बनाया था। वैसे तो ये एक यूनिक स्टाइल है लेकिन ये विंड ब्रीदिंग से बहुत मेल खाता है। इसमें बीच से कटे हुए ड्यूल निचरिंग स्वॉर्ड का यूज होता है और साथ ही साथ इसमें वाइल्ड एनिमल जैसे अटैक भी शामिल होते हैं। ये सबसे रिसेंट स्टाइल है जो सिर्फ लॉर्ड यूनोस्के तक सीमित है। इन सब ब्रीदिंग टेक्निक के अलावा भी एक और ब्रीदिंग टेक्निक एग्जिस्ट करती है पर इस ब्रीदिंग टेक्निक को सीरीज में ऑफिशियली नहीं दिखाया गया। अगर इसके यूजर ने इस ब्रीदिंग को एक बार भी यूज किया होता तो हमें डीमन स्लेयर की पूरी कहानी कभी देखने को ही नहीं मिलती। भले इसके यूजर ने इस टेक्निक को एक बार भी यूज नहीं किया फिर भी मुजान को मारने में इसका बहुत बड़ा हाथ था। पूरी सीरीज में मुजान की सबसे बड़ी गलती ये थी कि इसके यूजर को इन्फिनिटी कैसल में बुलाना, क्योंकि इसका यूजर लकी मैन से भी ज्यादा लक कैरी करता है और वो लिटरली इमॉर्टल है जो अब तक के डीमन स्लेयर के सारे फाइट में इन्वॉल्व था और वहां से जिंदा बचकर आया था। तो हम बात कर रहे हैं द लकीस्ट डीमन स्लेयर एवर अलाइव, द बीस्ट, द कॉन्करर, रेनिंग, डिफेंडिंग, अनडिस्प्यूटेड, द इमॉर्टल, गैलेक्सी ब्रीदर, कॉस्मोस ब्रीदर, लॉर्ड मुराटा की। तो दोस्तों ये अनऑफिशियल है पर इसके गैलेक्सी ब्रीदिंग में अनगिनत फॉर्म्स है पर हम सब के लिए और पूरे कॉस्मोस के लिए, पूरे डीमन स्लेयर यूनिवर्स के लिए सिर्फ इसका एक ही फॉर्म काफी है। अगर ये बंदा इसका एक भी फॉर्म यूज करता तो गाइस इसका अंजाम बहुत बुरा होता, क्योंकि इसके फॉर्म में इतनी पावर थी कि ये मांगा और एनिमे से बाहर निकल के हमारे रियल वर्ल्ड में इफेक्ट डाल सकता था। तो हमें इसके ऑथर को थैंक्स बोलना चाहिए क्योंकि उन्होंने लॉर्ड मुराटो को अपनी कॉस्मोस ब्रीदिंग यूज करने से रोक लिया और इस दुनिया को और हमें बचा लिया। जस्ट किडिंग, उन्होंने पूरे मल्टीवर्स को भी बचाया है। तो थैंक्स फॉर द वॉचिंग। इससे पहले कि लॉर्ड मुराटो को गुस्सा आ जाए और तो हमारे दुनिया को तबाह ना कर दे। बाय बाय।